गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। गुजरात में क्या होगा इस बार? क्या मोदी के किले को चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? 13 और 17 दिसंबर को गुजरात की जनता करेगी फैसला। 20 दिसंबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और नीलसन लेकर आया है गुजरात का ओपिनियन पोल। 16 से 29 अक्टूबर के बीच एबीपी न्यूज ने कराया गुजरात विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 91 सीटों पर ली गई वोटरों की राय। ओपिनियन पोल में कुल 16,384 वोटरों ने अपनी पसंद बताई। एबीपी न्यूज और नीलसन ने गुजरात के मतदाताओं से पूछे कई सवाल। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में कैसा काम किया? क्या मोदी को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए? अगर मोदी पीएम बने तो कौन बने गुजरात का सीएम? केंद्र की मनमोहन सरकार का प्रदर्शन कैसा है? क्या कहा गुजरात के वोटरों ने? देखते रहिए गुजरात का ओपिनियन पोल। जी हां, मतदान तो 13 और 17 दिसंबर को है, लेकिन क्या सोच रही है गुजरात की जनता? क्या मोदी की हैट्रिक होने वाली है या कांग्रेस को मौका मिलने वाला है? नीलसन और एबीपी न्यूज का ये ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। क्षेत्रवार चलेंगे, एक एक क्षेत्र में जाएंगे। कुल 182 सीटें हैं। हर क्षेत्र से हमारे साथ हमारे साथी सहयोगी मौजूद हैं। वडोदरा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। वडोदरा से ब्रजेश से हम बात करेंगे मध्य गुजरात की भी, उत्तर गुजरात की भी। भावनगर से हमारे साथ होंगे दीपक चौरसिया। सौराष्ट्र बहुत अहम सौराष्ट्र भावनगर भी चलेंगे। और सूरत से हमारे साथ है मयूर परेख। मयूर से हम दक्षिण गुजरात की बात करेंगे, जहां सीटें तो कम हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद बहुत ज्यादा है और मोदी को उम्मीद ये कि फिर से वही जादू चलेगा जो अब तक चलता आया है। वडोदरा, भावनगर, सूरत, तीनों जगह हम चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सूरत और आंकड़े बताते हैं। सूरत जाने से पहले मयूर के लिए जो वहां पर बात करने के लिए वहां की जनता से, वहां पर आए मेहमानों से होगा, वो होगा दक्षिण गुजरात के 35 सीटों का ये आकलन जो है नीलसन ओपिनियन पोल का। बीजेपी 26, कांग्रेस 8, अन्य 1। 35 में से बीजेपी 26, कांग्रेस 8, अन्य 1। नीलसन का ओपिनियन पोल कहता है मयूर कि दक्षिण गुजरात में इन 35 सीटों पर कांग्रेस अगर उम्मीद कर रही है तो वो उम्मीद बहुत खाली जाने वाली है, क्योंकि मोदी का जादू फिर चलने वाला है और 26 सीटें आने वाली हैं इन 35 में से। ये शुरुआत है, जो पहला हम क्षेत्र देख रहे हैं, तो सोचिए आगे क्या होगा। क्या कह रहा है सूरत? मयूर जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सूरत जिसकी सल्तनत चलेगी, सूरत पर वही दक्षिण गुजरात में अपना दबदबा बना पाएगा, क्योंकि सूरत में कुल मिला के 16 सीटें हैं। 35 में से हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग मौजूद हैं। एक है सीआर पाटिल जी, जो कि नवसारी से बीजेपी के सांसद हैं, और हमारे साथ है संजय पटवारी, जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं। ये दोनों ही व्यक्ति हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। दक्षिण गुजरात एक ऐसी सीट जिसकी तमाम जगहों पर, तमाम सीटों के ऊपर दबदबा है उन लोगों का, उन आदिवासियों का, कि जो पूरे दक्षिण गुजरात में गणित बदल सकते हैं। कुल मिलाकर पिछले चुनाव में यहां पर बीजेपी की झोली में आई थी 15 सीटें और कांग्रेस की झोली में आई थी 11 सीटें। हमारे साथ इस समय यहां पे सूरत की जनता भी मौजूद है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे नेताओं से, सीआर पाटिल जी से। पाटिल जी, ओपिनियन पोल बता रहा है कि आप आगे निकलने वाले हैं। वो तो बिल्कुल दिख रहा है, लोगों का जो मन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उन्होंने विश्वास रखा है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी और बहुत ज्यादा अच्छी निकलेगी। पटवा साहब, क्या कहेंगे? पिछली बार 11 सीटें थी, अब की बार कुछ कम सीटें ओपिनियन पोल दे रहा है आपको। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल होगी। इस बार जनता ने तय कर लिया है, कांग्रेस पार्टी का साउथ गुजरात में दबदबा रहेगा। कुल मिला के गुजरात परिवर्तन पार्टी भी एक फैक्टर है आपके लिए, असर करेगा? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ गुजरात के अंदर कभी भी थर्ड फोर्स को
लोगों ने महत्व नहीं दिया। उनको लगता है कि अगर राज्य की स्थिरता चाहिए तो एक ही पार्टी को पूरी ताकत के साथ वोट देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लास्ट में 10-11 साल में जो काम किया है, तो उसके बाद तो बिल्कुल थर्ड फोर्स के लिए जगह ही नहीं है। स्कोर बोर्ड यहां पे तेजी से बदलता हुआ 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कुल मिला के 35 में से कांग्रेस पार्टी को जो है वो कुल मिला के 8 सीटें दी गई हैं। यहां पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं और युवा मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या आपकी ये सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी है? बिल्कुल खरी उतरी है और बीजेपी ही आएगी गुजरात में। 12 साल में बीजेपी ने जो किया है, कांग्रेस क्या कर लेगी अब 12 साल के बाद? यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि क्या कर लेगी यहाँ पे और क्या होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। शिक्षण के क्षेत्र में आपको लगता है कुछ सुधार हुआ है? शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। पर प्रांतियों के लिए भी काफी काम हुए हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी होंगे। चाहते हैं कि हमारे नेता इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि वो पर प्रांतियों के लिए कितना शिक्षण के जगत में हमें सहयोग दे सकते हैं। कुछ काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? पिछले 18 साल से सिर्फ बातें हुई है और बातें करने में और जोर जोर से बोलने से विकास नहीं हो जाता। सूरत में ऐसा कौन सा काम हुआ है, इनसे पूछ के बताइए आप। कुल मिला के सूरत में क्या काम हुआ है, बीजेपी ने क्या काम किया है, यहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं वो जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस ने 12 वादे दिए हैं। महिलाओं को घर मिलेगा, स्कूल के अंदर कॉलेज में जो लोग जा रहे हैं उन्हें लैपटॉप मिलेगा, और कितनी चीजें आप मुफ्त में बांटेंगे? मुफ्त में नहीं बांटेंगे, सस्ती बिजली देंगे, सस्ता इलाज देंगे। ये सरकार में इतनी महंगाई है कि लोग सस्ती बिजली तो सोच नहीं सकते हैं, सस्ता एजुकेशन नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि शिक्षण भी व्यापारीकरण हो गया है। हर चीज में उन लोगों ने पूरा माले तुजार यानी इंडस्ट्रियलिस्ट को पूरे गुजरात के हवाले कर दिया है। आम आदमी की सरकार नहीं है। यहाँ पे पूरी लूट मचाई हुई है। गौचर की जमीनें बेच दी गई है, खराबा बेच दिया गया है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताना चाहता हूँ कि गौचर की टोटल जमीन 80 करोड़ 43 लाख रुपया 4 करोड़ 31 लाख चौरस मीटर जमीन गौचर की बेच दी है। कुल मिला के गौचर की जमीन बेची है। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो गुजरात में आए हैं। उसके साथ ही स्थानिक लोगों का आरोप है कि हमसे अन्याय हुआ है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। 85 से 90 तक, जब 90 तक कांग्रेस की सरकार थी, जो गौचर की जमीन दी गई थी उसमें से 93% जमीन और गौचर की थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 साल में इंडस्ट्री को जमीन दी है उसमें टोटल सिर्फ 3% गौचर की जमीन है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मण डोबरिया, जो कि गुजरात परिवर्तन पार्टी केशुभाई पटेल की जो चुनाव लड़ने वाली है। बहुत सारे सौराष्ट्र के लोग यानी पटेल लॉबी जो है बहुत सक्रिय है सूरत में, और सूरत में डायमंड उद्योग के चलते भी बहुत सारे जो है सौराष्ट्र के लोग रहते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कितना समर्थन जुटा पाएंगे। हमको किसी का भी सपोर्ट नहीं लेना पड़े, उतना समर्थन हमको मिलेगा। लेकिन हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है सिर्फ एक सीट जा रही है इंडिपेंडेंट को। देखो, आज तक बहुत सारे ओपिनियन आए, लेकिन उसमें क्या हुआ है आप सब लोग जानते हैं। इस बार हमको किसी का भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी गवर्नमेंट बनेगी हमारी। कुल मिला के ओपिनियन पोल के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण डोबरिया। लेकिन ओपिनियन पोल यहाँ पे जो बदल रहा है स्कोर बोर्ड, वो साफ साफ दिखा रहा है कि दक्षिण गुजरात में कुल मिलाकर कांग्रेस को 8 सीटें फिलहाल दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 26, यानी सीधा सीधा फायदा अन्य को 1। जेडीयू का एक विधायक जो है, जो कि भरूच जिले से है, शायद वो चुनाव जीते या और कौन चुनाव जीते। आइए फिर कुछ लोगों से बात करते हैं। अन्य को 1 सीट दिखाई दे रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरूर, हम नुकसान करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो हम परिवर्तन करने के लिए आए, और परिवर्तन कांग्रेस में से भी होगा और बीजेपी में से भी होगा। कांग्रेस में से परिवर्तन होगा, लेकिन क्या परिवर्तन हो पाया है? गुजरात में परिवर्तन हो पाया है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या परिवर्तन हुआ है? क्या परिवर्तन नहीं होना था? आप सारे क्षेत्र में देखिए, अगर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज, जापान, अमेरिका, सारी की सारी दुनिया यहाँ आना चाहती है। ये दूसरा चाइना बनना चाह रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? इन लोगों के आंखों में है जो पीला सतमा लगा हुआ है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ विकास हुआ है। इतना जबरदस्त विकास हुआ है।
ये क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। मोदी को खुद विचार देने के लिए तैयार नहीं है। अभी काउंसिल की बात करते हो आप। कोई महिला सलामत नहीं है, बच्चे सलामत नहीं है, सामान्य लोग सलामत नहीं है, मोदी खुद सलामत नहीं है। मोदी कमालों के बीच फरता है। कौन सलामत है गुजरात में? कोई सलामत, महिलाएं सलामत है या नहीं है? बिल्कुल महिला सलामत है। और जो बेटी बचाओ अभियान के द्वारा जो मोदी सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या का रेशियो कम किया, वो शायद इतना फास्ट कहीं नहीं हुआ है। 12 बजे रात को भी औरतें यहाँ पे बहुत आराम से घूम सकती हैं और कोई भी यहाँ पे बिना भय के निर्भय होके आराम से कहीं भी जा सकता है। ये सिर्फ पॉसिबल है मोदी सरकार की वजह से। इसीलिए बोलती हूँ मोदी सरकार हमें चाहिए यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि निर्भय होकर आपके घर वाली महिलाएं बाहर आ सकती हैं? वो बहन जी बोल रही है कि निर्भय होकर महिला निकलती है, तो सूरत में 6 बजे जो लड़की ट्यूशन पे जाती थी उनके पर सरेआम रेप हुआ और भाजपा के राज्य में हुआ और कोई लड़कियां कोई सलामत नहीं है, कोई माँ बहन सलामत नहीं है। सूरत में वो बहन जी बोल रही है, गलत बोल रही है। यानी कि एक मुद्दा ये बन के आ रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर महिला जितनी सुरक्षित है उतनी पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। इसीलिए गुजरात के लोग पूछते हैं कांग्रेस को कि आप दिशा बदलना चाहते हो, दशा बदलना चाहते हो, क्या हरियाणा जैसा करना चाहते हो कि 1 महीने के अंदर 17 बलात्कार होते हैं और 17 बलात्कार के बाद सोनिया गांधी क्या कहती है उनके लिए? ये जो तरीका है उनका कि गुजरात की दशा बदलने के बजाय दुर्दशा न कर दे, इसके लिए ये संकल्पबद्ध है गुजरात की जनता कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। आपका ओपिनियन पोल पे मुझे विश्वास है और 100% सही पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? ओपिनियन पोल में हम तो नहीं, पोल खुल जाने वाली है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर इतना अन्याय हुआ है, विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछिए आप कि विद्या सहायक, पुलिस सहायक, मामलतदार सहायक, ये जो भी सहायक के अंदर नौकरी दी जाती है, डॉक्टर भी सहायक के रूप में लिया जाता है। 5,000 से लेके 15,000 रुपये तक नौकरी फिक्स पगार से, जो 50 लाख डोनेशन, 1 करोड़ डोनेशन के बाद भी उनके राज्य में विद्यार्थियों और युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है, गौचर की जमीन बेची जा रही है, महिला सुरक्षित है या नहीं है? बहरहाल दक्षिण गुजरात का चित्र इस स्कोर बोर्ड पर आप साफ साफ देख सकते हैं। स्टार न्यूज नेल्सन का पोल बता रहा है भारतीय जनता पार्टी को 35 में से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें और अन्यों को 1। ये हाल है दक्षिण गुजरात का। सूरत में 16 सीटें हैं सबसे ज्यादा, जिसका दबदबा रहेगा सूरत में, वही दक्षिण गुजरात में अपना परचम लहरा पाएगा। जी मयूर हमारे साथ हैं, बने हुए हैं सूरत से, और देखा आपने सूरत की जनता को ये नतीजे जो एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल के 35 में से 26 बीजेपी के पक्ष में, 8 कांग्रेस को, 1 अन्य को, 15-11 का पिछली बार का नतीजा, अब 26-8 बीजेपी के पक्ष में होता है। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ स्टूडियोज में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ हैं। दिबांग, स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी शीला रावल जुड़ रही हैं, गुजरात राजनीति पर पैनी नजर रखती हैं। शीला से बात करेंगे। और हमारे साथ आर के मिश्रा साहब अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा साहब, आपके पास साउथ गुजरात, दक्षिण गुजरात 26-8, आपको क्या लगता है ये आंकड़ा देख के? इन आंकड़ों को देख करके सीधा सीधा साफ ये जाहिर होता है कि दक्षिण गुजरात में कांग्रेस कमजोर है और बीजेपी की लीड आ रही है। तो दक्षिण गुजरात जी दिबांग, दक्षिण गुजरात एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता, बिल्कुल धीरे धीरे ढह गया और कमजोर हो गया। लेकिन वहां पर 2002 के बनाम 2007 में कांग्रेस का थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ था। अब आपका सर्वे ये बता रहा है कि वहां पर एक तरीके से फिर कांग्रेसी जो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो रहा था वो वहां ढह रहा है। जी, इस किस्म का काफी सर्वे के हिसाब से चले तो ये जी काफी ट्राइबल इलाका भी वहां पर काफी है, और अमर सिंह चौधरी बड़े नेता वहां से कांग्रेस के आते थे, गढ़ होता था कांग्रेस का। शीला, ये क्या हो रहा है? भाई, मुझे लग रहा है जो सर्वे का अभी हमारे पास रिजल्ट आया है, जिसमें केशुभाई, काशीराम राणा, ये सारा फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी कोई असर होगी। लेकिन ये जरूर मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए कि
अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें, और जब पिछले 2 साल से 2009 से बहुत ज्यादा जो पटेल की राजनीति रही है, सिर्फ केशुभाई का नाम है पर पटेल की जो राजनीति रही है वो राजनीति की सीधी सीधी असर सूरत पे होती है। और कुछ जानकारों का ऐसा भी मानना है ये वाला फैक्टर सौराष्ट्र में हम इस पर खास बात करेंगे। दिबांग, एक छोटा कमेंट आपसे। मैं छोटा कमेंट ये बोलना चाहता हूं कि 2009 की अगर आप हालत देखें तो 2009 के जो लोकसभा चुनाव थे उन आंकड़ों को अगर दक्षिण गुजरात में जब लगाया गया तब देखें तब कांग्रेस की स्थिति 11 है, 11-23 है तब की स्थिति। यानी 2009 के मुकाबले कांग्रेसी इतना हल्ला कर रहे हैं, पर उस मुकाबले भी, हालांकि वो बड़ा चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, पर लगता है कि कांग्रेस की हालत वहां पतली हुई है, सुधर नहीं पाई है जी। और अब उत्तर गुजरात में क्या हो रहा है वो देखेंगे आगे, बस 1 मिनट में लौट रहे हैं हम। तो हमने देखे अभी दक्षिण गुजरात के नतीजे, जहां 26-8 बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तो फिर क्या उत्तर गुजरात में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्योंकि दक्षिण में तो करती नहीं दिख रही है एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल के हिसाब से। तो उत्तर गुजरात की 53 सीटों में देखिए क्या हो रहा है। 39 बीजेपी, कांग्रेस 14। 39 बीजेपी, कांग्रेस 14। तो कुल मिलाकर 182 सीटें जो तक आंकड़ा पहुंचना है, इसमें दक्षिण की 35 और उत्तर की 53 मिला दें तो अब तक का आंकड़ा बीजेपी का 65 हो रहा है और कांग्रेस का 22। अभी सौराष्ट्र बाकी है, लेकिन 65 बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में 22, अन्य सिर्फ 1। चलते हैं वडोदरा। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ वहां मौजूद हैं। ब्रजेश, ये अब तक तो बिल्कुल सब कुछ बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस को अगर थोड़ी सी उम्मीद भी थी फाइट देने की, वो भी नहीं दिख रही है, बल्कि पिछली बार से भी खराब ही जा रहे हैं आंकड़े। नहीं, 2007 के नतीजे देखिए। आपने अभी एबीपी न्यूज निल्सन का जो आंकड़ा आपने दिया वह जो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें इन आंकड़ों को ध्यान से तो उत्तर गुजरात की जो फिगर दी, दोनों ही पार्टियों को आप ध्यान दें कि जो डिलिमिटेशन के बाद से उत्तर गुजरात की सीटें बढ़ी हैं। जो 52 सीटें पहले हुआ करती थी अब वो 53 हो गई हैं, और उसी लिए 2007 के जो आंकड़े हैं जिसमें कि बीजेपी को 38 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी, दोनों ही पार्टियों ने एक एक सीट की इंप्रूवमेंट की है। लेकिन जाहिर है जो मोदी का होम टर्फ है उस पर मोदी एक बार फिर से मजबूत साबित हुए हैं। पार्टी बीजेपी वहां कमजोर नहीं हुई है, और कांग्रेस की जो परिस्थिति है जो कमोबेश जो 2007 की परिस्थिति थी उसी परिस्थिति पे बनी हुई है। और जाहिर है इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर गुजरात में वडोदरा, जो कि मध्य गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर हम हैं एमपी थिएटर जो सयाजी बाग के अंदर है उसके अंदर, और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रमुख नेता हैं। हमारे साथ योगेश पटेल हैं जो कि रावपुरा से विधायक हैं बीजेपी के, शब्द शरण ब्रह्मभट्ट हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र रावत है कांग्रेस से, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं वडोदरा के, और साथ में हैं अश्विन शाह जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वडोदरा से। सबसे पहले योगेश भाई मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर गुजरात के जो आंकड़े अभी आए, दिख रहा है कि आपकी पार्टी की 1 सीट बढ़ी है, यानी उत्तर गुजरात में जो आप लोगों का परफॉर्मेंस था उसमें सुधार हुआ है। मोदी का होम टर्फ है, क्या कारण मानते हैं? क्या मोदी का जो विकास का मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा है या कोई और वजह है? नहीं, 5 साल में जो भाजपा ने काम किया है विकास का, इससे पार्टी को लाभ होने वाला है। और कांग्रेस 20 साल से सोई पार्टी है। आज ये 2012 का इलेक्शन में कांग्रेस इलेक्शन में अभी, मैं राव साहब आपके पास आना चाहूंगा। यह जो उत्तर गुजरात के अभी जो हमारे एबीपी न्यूज निल्सन का जो ओपिनियन पोल आया है उसमें जो दिख रहा है कि उत्तर गुजरात की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आया है। आपकी पार्टी की संख्या में सिर्फ 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी का डोमिनेंस बरकरार है। शंकर सिंह वाघेला आपके बड़े महत्वपूर्ण नेता उत्तर गुजरात से आते हैं, उत्तर गुजरात से ही मोदी भी आते हैं, लेकिन मोदी बनाम वाघेला की जो लड़ाई है, कम से कम ओपिनियन पोल तो ये कहता है कि मोदी जीत रहे हैं उस लड़ाई में उत्तर गुजरात में। मैं यही कहना चाहता हूँ, आंकड़ों के मैं जाना नहीं चाहता हूं। जिस तरह से उत्तर गुजरात की परिस्थितियां हम जानते हैं, वहां पर खेडूतों की जो बस्ती है, फार्मर्स जहां पर सुसाइड कर रहे हैं, फार्मरों को जो खेती के लिए जो बिजली चाहिए वो जो
भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचार किया गया है कि 24 घंटे की बिजली देते हैं, जहां पर 8 कलाक भी बिजली नहीं मिल रही है। साथ में वहां पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहां पर पशुपालन उद्योग है, उसका पर भी, और बैंकिंग का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पीछे रख दिया है। और जिस तरह से सलामती की बात है, एजुकेशन की बात है, उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से हमें यही पूछना है कि सलामती की पहले बात करते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री तड़ीपार किया गया हो, एक गृह मंत्री की हत्या की गई हो, उसका अभी आरोप ही नहीं मिला। अश्विन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को निराशा नहीं है, क्योंकि उत्तर गुजरात में आप ये मान के चल रहे थे कि उत्तर गुजरात में आप इंप्रूव करेंगे। शंकर सिंह वाघेला को आपने ट्रम्प कार्ड के तौर पे रखा था, आपकी कैंपेन कमेटी को लीड कर रहे थे, लेकिन उत्तर गुजरात में जो है पार्टी के परफॉर्मेंस में मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, एटलीस्ट इस ओपिनियन पोल में। हम बिल्कुल निराश नहीं है, ये ओपिनियन पोल गलत है। सही बात यह है कि उत्तर गुजरात में और मध्य गुजरात में कांग्रेस की बहुमत मिलेगा, और मध्य गुजरात में और उत्तर गुजरात में जो हालत है, मैं उत्तर गुजरात में अभी जाकर आया हूं, पाटन, मेहसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा, वहां पर कांग्रेस की नीतियों से चली हुई जो डेयरी उद्योग है, वो उत्तर गुजरात के लोगों को रोजी रोटी देता है, वरना खेडूत पायमाल है, बेहाल है, वहाँ कोई इंडस्ट्री बनी नहीं है, वहाँ जाहिर है ये कांग्रेस की राय है। वह जो है इन आंकड़ों को, जो एबीपी न्यूज निल्सन का जो ओपिनियन पोल है, उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ओपिनियन पोल एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके हिसाब से हुआ है। अब हम जानते हैं आम लोगों की राय। ये बताइए कि यह जो सर्वे है जिसमें कि ये बात आई है कि उत्तर गुजरात में परफॉर्मेंस जो है बीजेपी का लगातार इंप्रूव हुआ है, मजबूत बनी हुई है, क्यों ऐसा हुआ है? क्या लगता है आपको इसका कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर तो उत्तर गुजरात में दावे ही करते हैं। यहाँ की कॉरपोरेशन और यहाँ के नेता ने सिर्फ नरेंद्र मोदी का 5 साल के अंदर बोर्ड कहाँ पर लगाना, उनके पीछे ही खर्चा किया हुआ है। उसके अलावा कोई बड़ौदा के अंदर या उत्तर गुजरात में विकास का एक भी काम किया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ओपिनियन पोल की बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, लेकिन पिछली बार भी आपने गुजरात में कांग्रेस की 6 सीट रखी थी, आज की तारीख में 11 है, तो ये ओपिनियन पोल गलत भी हो सकता है। और मेरा ये दावा है कि हम लोग पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे और हम लोग 115 के बीच के सीट लाएंगे और हमारी जाहिर है कांग्रेस समर्थक की ये उम्मीद है कि ओपिनियन पोल खोटा साबित होगा और अच्छी लेके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आप लोगों ने ट्रम्प कार्ड इस बार काफी सारे खेले थे, कांग्रेस से जुड़े हैं आप, लेकिन कई सारे वादे किए लोगों से, लेकिन क्या लगता है कि उन वादों का असर आम जनता पर नहीं हुआ? अभी भी उसके दिमाग में कोई बहुत बदलाव नहीं आया? जो सोच है इस राज्य में जो लोगों की अट्रैक्ट नहीं कर पाई कांग्रेस? पहली बात तो ओपिनियन पोल की बात मैं करता हूं कि अटल जी जब थे तो प्रमोद महाजन जी शाइनिंग इंडिया लेकर निकले थे और उन्होंने 250 सीट के ऊपर अपना आंकड़ा रखा था, लेकिन कांग्रेस मेजोरिटी में आई। यानी ओपिनियन पोल गलत हो सकता है। जो हम लोगों ने वादे किए हैं वो वादे हमारे इसलिए सच हो सकते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा जी ने जो वादे करे थे कि बैंकों को नेशनलाइज कर देंगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लाल बहादुर शास्त्री ने लाहौर दिखाया, यानी कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। इनमें तो ये बताइए कि जो है क्या लगता है आपको कि मोदी का कौन सा एक फैक्टर है जो कि लोगों की निगाह में चढ़ गया है कि उत्तर गुजरात में अभी भी लोग जो है बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं इस ओपिनियन पोल में? आपको बतलाओ, जो किसानों की बात कही ने, किसानों की आमदनी मोदी के पहले 18,600 विलेजेस की जो आमदनी थी इंक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिल्क, वो आमदनी 9,000 करोड़ थी सारे गुजरात की, अभी 95,000 करोड़ पे पहुंची है। जो गांवों में साइकिल नहीं थी वो गांवों में मोटरसाइकिल डजन बंदी है, जहां गाड़े नहीं थे इससे ज्यादा ट्रैक्टर है। लोगों की समृद्धि बढ़ी है। किसान अभी जो देवादार थे कांग्रेस के शासन में, अभी देवा में से मुक्त हो गए हैं। तो सभी किसान भाजपा के शासन में इतने खुशहाल है, इसीलिए भाजपा का दबदबा बन रहा है। किशोर, आपने देखा इस ओपिनियन पोल पर जो कि दक्षिण गुजरात के बाद से उत्तर गुजरात के जो नतीजे आए, किस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने रिएक्ट किया है। जाहिर है दक्षिण गुजरात उसके बाद से उत्तर गुजरात दोनों जगह बीजेपी की परफॉर्मेंस में सुधार होता हुआ दिख रहा है। एक आखिरी टिप्पणी कर दूं इस अभी तक के ओपिनियन पोल के बारे में कि अगर आप दक्षिण गुजरात के आंकड़ों को देखें तो वहां पर पिछले चुनाव तक 29 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, और वह इस चुनाव में 35 सीटें हैं। और जाहिर है इलाके जो हैं वो शहरी इलाकों में सीटें बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो माना जा रहा था कि शहरी इलाकों में बीजेपी का जो डोमिनेंस है वह बरकरार है, और शायद ये ओपिनियन पोल उसी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। किशोर जी, 39 और 14
ये कह रहा है उत्तर गुजरात के लिए एबीपी नीलसन का ओपिनियन पोल। मध्य गुजरात जहां से 40 सीटें हैं, वहां क्या नतीजे आने वाले हैं, वहां का क्या आंकलन है, वहां का क्या अनुमान है ओपिनियन पोल के मुताबिक, देखेंगे आगे। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर है। हालांकि अभी तक हमने सिर्फ दक्षिण और उत्तर गुजरात के ही नतीजे देखे हैं और मध्य और सौराष्ट्र के देखने हैं, लेकिन अभी तक की जो 88 सीटों के नतीजे एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल के हमने देखे, उनके मुताबिक दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में बीजेपी 35 में से 26 लेके जाने वाली है और कांग्रेस 8 लेके जाने वाली है और अन्य को सिर्फ 1 सीट हाथ लगने वाली है। ये 35 सीटों का हाल होने वाला है नीलसन ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण गुजरात की। और उधर उत्तर गुजरात की 53 सीटों में से 39 बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं, 14 कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी तक हमने 88 सीटों का हिसाब देखा है, दक्षिण और उत्तर का, उन 88 में से 65 बीजेपी के खाते में, 22 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में, यानी 28 में से सिर्फ 1/4, 28 में से सीधी 22 ही कांग्रेस को मिल रही हैं। मध्य गुजरात, यहां कड़ी टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? यहां कितनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस? क्या कह रहा है नीलसन का ओपिनियन पोल? 40 सीटों के बारे में मध्य गुजरात की एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल कह रहा है कि 40 में से 20 बीजेपी, यानी हां, यहां कांग्रेस टक्कर दे रही है लेकिन बीजेपी से आगे नहीं निकल रही है। बीजेपी को सिर्फ आधी सीटें मिल रही हैं 40 में से, कांग्रेस 18 ले जा रही है, अन्य भी 2 ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर जो फासला है अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, वो दुगने से ज्यादा का है। कांग्रेस 40, बीजेपी 85, अन्य 3। अब रह गई हैं सिर्फ सौराष्ट्र की सीटें, लेकिन सौराष्ट्र की सीटों पर जाने से पहले फिर चलते हैं वडोदरा ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश जी हां, मध्य गुजरात में फाइट है लेकिन कोई खास चुनौती नहीं दे पा रही है फिर भी कांग्रेस कुल मिलाकर। देखिए किशोर, पिछले 3 चुनाव में अगर हम देखें तो मध्य गुजरात में सबसे ज्यादा उलटफेर देखने को मिला हुआ है। एक समय मध्य गुजरात चूंकि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है तो यहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1998 के चुनाव की बात करें तो मध्य गुजरात में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन 2002 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी। 2002 के चुनाव में 38 सीटें बीजेपी लेके गई थी, लेकिन 2007 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने इस फोर्ट को कायम किया और इस इलाके की 22 सीटें जीती थी। बीजेपी को 20 सीटों का फटका लगा था और 18 सीटों पर आ गई थी। यहां तक कि कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी थी एनसीपी, उसने भी 2 सीटें जीती थी। लेकिन अब जो हमारा एबीपी न्यूज निल्सन का जो ओपिनियन पोल है वो ये कह रहा है कि मध्य गुजरात में जो बिल्कुल जोरदार उलटफेर देखने को मिला करते थे, उसकी जगह ऑलमोस्ट अब ये मैच बराबरी का हो गया है। बीजेपी ने हालांकि अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की है, कांग्रेस के आंकड़े से ऊपर चली गई है और जाहिर है यह कांग्रेस के लिए एक बहुत ही निराशाजनक संकेत है, क्योंकि मध्य गुजरात कांग्रेस का फोर्ट रहा है। हम आते हैं सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन इस पर कि किस तरीके से कांग्रेस मध्य गुजरात में इंप्रूव करने की जगह कमजोर पड़ी है। नरेंद्र राउत साहब, कारण क्या है? मध्य गुजरात आपका ट्रेडिशनल बेस रहा है, ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन ओपिनियन पोल दूसरा इशारा दे रहा है। ओपिनियन पोल गलत है। यहाँ पर हम 100% इंप्रूव कर रहे हैं। जिस तरह से मध्य गुजरात की सिचुएशन है, आप मध्य गुजरात में बड़ौदा देखिए। बड़ौदा पश्चिम भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी, जहां पर कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के आसपास आप देख सकते हैं आईपीसीएल, रिफाइनरी, जीएसएफसी, ये बड़े बड़े औद्योगिक रखे गए थे। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का शासन के बाद यहाँ पर एक भी नई इंडस्ट्री नहीं आई है और जिस तरह से यहाँ पर मध्य गुजरात में उन्होंने हालत की है, इससे देखते हुए मुझे लगता है कि 100% इस बार हमारे कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है कि आपने मध्य गुजरात की हालत खराब की है, बावजूद इसके आपकी सीटों में सुधार हुआ है पिछली बार के मुकाबले। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या लगता है कि बीजेपी ने इस ट्राइबल डोमिनेटेड सेंट्रल गुजरात में अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया, जिस इलाके में 2007 में पार्टी को जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा था? 20 सीटें बीजेपी ने लूज की थी इस इलाके में। एक तो कांग्रेस जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है, इसलिए ऐसा ख्वाब देखती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य गुजरात में परफॉर्मेंस, आपका तो सर्वे 20 दिखाता है, हमारा सर्वे भारतीय जनता पार्टी का ये 26 सीटें दिखाता है। हम उसका पूरा उलटफेर जो 2002 में था वो फिर से आने वाला है। जाहिर है ये नेताओं के दावे हैं, लेकिन आखिर आम जनता क्या सोचती है? बड़ोदरा शहर की आम जनता आई हुई है, बड़े पैमाने पर महिलाओं की भी तादाद है यहाँ पर।
एक ऐसी महिला के पास हम जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो एक बार फिर से दिख रहा है एक के बाद एक 3 इलाके, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात, बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है, क्या कारण लगता है आपको? शासक पक्ष है इसलिए कोई भी डर के भी बोल सकता है, तो ओपिनियन पोल बता सकता है हाईएस्ट पे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कॉर्पोरेटर से लेके एमएलए से लेके एमपी तक कोई भी ऐसा नहीं खुद की पहचान बना सके, वो लोगों के बीच जा भी नहीं सकते। इसीलिए तो अब मुख्यमंत्री खुद 3D प्रचार करके लोगों के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोदी लोगों के बीच जा नहीं सकते, ये कहना है इन महिला का। लेकिन क्या जो है बाकी लोग इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? मोदी 3D कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है। क्या आपको कारण लगता है, क्या सच्चाई वही है? नहीं, ऐसी सच्चाई नहीं है। यहाँ के जो भी पब्लिक है पूरी तरह से मोदी जी के साथ में है, उनका काम बोल रहा है और पूरा 100% लोग मोदी जी के साथ में। यहाँ के कुछ लोग जो है सो ये बताइए कि जो है यह आप लोग जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं एक के बाद एक ओपिनियन पोल के आंकड़े अलग अलग इलाकों में बीजेपी इंप्रूव करती हुई दिख रही है, आपको क्या एक कारण लगता है जिसकी वजह से इस तरह की परफॉर्मेंस बीजेपी की? बीजेपी की परफॉर्मेंस का तो ये जो बैठे बड़े बड़े दिग्गज नेता इनको पता है बीजेपी ने यह काम किया। लेकिन मेरा ब्रिजेश जी आपको एक ही चीज कहना है कि इनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी सम्मानीय प्रधानमंत्री, वो कहते थे मैं 1 रुपया जब मैं भेजता हूं तो नीचे तक जाते तक 10 पैसा हो जाता था। तो नरेंद्र भाई बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट जाके 1 रुपया देता हूं क्योंकि मैं गरीब कल्याण मेरा करता हूं। जाहिर है जो भ्रष्टाचार को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। जहां राज्य में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस करती है, वहीं केंद्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी उठाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि एबीपी न्यूज और निल्सन का जो ओपिनियन पोल है वो एक बार फिर से दिखा रहा है कि कम से कम इन 3 इलाकों में बीजेपी एक बार फिर से बढ़त की ओर है। कांग्रेस जिसने कि पिछले 2 साल में काफी कोशिश की थी अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की, लगातार एक के बाद एक सम्मेलन कर रही थी, पूरी पार्टी एकजुट दिखाई दे रही थी, उस एकजुटता का फायदा कम से कम इस ओपिनियन पोल में नहीं दिख रहा है। किशोर जी ब्रिजेश, तो ये मध्य गुजरात जहां से कांग्रेस को उम्मीद थी वहां भी कांग्रेस फाइट देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। और ये अभी तक के आंकड़े जो बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा यानी दुगने से ज्यादा कांग्रेस से बीजेपी की सीटें बनती जा रही हैं। शीला, मुझे लग रहा है कि ये जो डीलिमिटेशन का फैक्टर है उसके पीछे मोदी का और भाजपा का जो गणित है वो बिल्कुल जो आंकड़े हमारे सामने आए उसमें साफ साफ दिखाई देता है। डीलिमिटेशन से फायदा हुआ है। वैसे जैसे आपने नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात बताया, उसमें शहर का जो एरिया है वो इस तरह से बांटा है कि जिसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को होता हुआ नजर आ रहा है। दिवांग, एक छोटा कमेंट आपसे भी। मुझको लगता है कि जो पिछले जो मुकाबले रहे उसके मुकाबले अगर ये आंकड़ा जो अब जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि जो कांग्रेस की हालत है, जहां ये समझा जाता था किसी तरह से उसने अपनी जमीन बचाई हुई है, वो जमीन उनकी खिसकती नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल तो यही है, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मोदी इस बार 120 के आंकड़े को पार करते हैं या नहीं। जी हाँ, सौराष्ट्र बाकी है, सौराष्ट्र के आंकड़े देखना बाकी है। 120 के आंकड़े को पार करते हैं नहीं, 120 को पार करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा मिश्रा जी? उसका मतलब ये होगा कि उनकी दिल्ली की तरफ की का जो प्रयाण है उसमें एक तेजी आ जाएगी, वो थोड़ा तेजी से उस तरफ बढ़ेंगे। तो 120 से ज्यादा की स्पीड चाहिए दिल्ली पहुंचने के लिए। जल्द लौट रहे हम और देखेंगे सौराष्ट्र के नतीजे। चलेंगे भावनगर दीपक के पास। जल गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल। गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सौराष्ट्र की 54 सीटें बाकी हैं। नीलसन एबीपी ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं 182 सीटों का हिसाब, और अभी तक हमने सौराष्ट्र छोड़ के सब देख लिया। सौराष्ट्र भी देख लीजिए। 120 पे नजर थी कि मोदी पार करते हैं, 120 का आंकड़ा है, नहीं तो सौराष्ट्र की 54 में से 39 सीटें एबीपी नीलसन के मुताबिक जा रही हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 11, अन्य को 4, यानी केशुभाई पटेल यहां से भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक तो। और बीजेपी 124 तक पहुंच रही है, 124, कांग्रेस सिर्फ 51, अन्य 7, 124 यानी पिछली बार से भी 7 ज्यादा, 182 में से 124, ये हो जाएगा बीजेपी का आंकड़ा। तो सौराष्ट्र यहां
सबसे ज्यादा उम्मीद थी केशुभाई पटेल को कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं पहुंचा पा रहे हैं और मोदी तो 124 के आंकड़े तक पहुंच जा रहे हैं। भावनगर चलते हैं, सौराष्ट्र में, वहां मौजूद हैं दीपक। दीपक, देखा आपने सौराष्ट्र का आंकड़ा और पूरे गुजरात की तस्वीर? बिल्कुल किशोर, और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ये साफ साफ बताती है कि मोदी का जादू एक बार फिर से चल रहा है। हमारे साथ तमाम नेता हैं, देखिए कितने नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं सुरेश भाई, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं महेंद्र द्विवेदी जी, हमारे साथ गुजरात परिवर्तन पार्टी से हैं लालू भाई कलोसिया, हमारे साथ सीपीएम से हैं अरुण मेहता जी, हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सीपीएम से हैं नलिनी जडेजा, हमारे साथ कांग्रेस से हैं बीबी डॉक्टर अनिंगा, हमारे साथ कांग्रेस से हैं डॉक्टर उमंग जोशी, हमारे साथ सद्भावना मंच से हैं कन्हू भाई कलरासिया और भरत कुमार ठाकुर। सबसे पहले आपके पास केशुभाई का जादू नहीं चल रहा है यहाँ पर? केशुभाई का जादू तो 13 तारीख को चलेगा। जब मत की पेटी खुलेगी ना 20 तारीख को, तब पता चलेगा जादू कैसा चला है। सफा चट हो जाएगा बीजेपी। गौचर बेच डाला है, गाय माता कत्ल खाने जा रही है और भ्रष्टाचार की मात्रा सबसे ज्यादा है। सबसे महंगाई गुजरात में है और मंदिर में बैठा भगवान भी सलामत नहीं है, उसकी भी लूट हो रही है। गुजरात में मोदी के सिवा कोई सलामत नहीं है। सलामती का नारा, मोदी का जादू नहीं चलेगा। अब उसकी जादू की टोकरी में कुछ नहीं बचा है। मोदी का जादू देखो, ये मोदी का जादू चलेगा नहीं चलेगा ये किसी के कहने से नहीं होता है। पूरे विश्व भर में यही चर्चा है कि मोदी का जादू इतना चलता है कि 2014 में दिल्ली की गादी पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से बैठेंगे, तब पता चलेगा कि मोदी का जादू कैसा चलता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर, 2014 में प्राइम मिनिस्टर 2014 में अभी से बोल रहे। पहले मैं इनको ये पूछना चाहता हूं, पहले आप बताइए तो सही कि आपका प्राइम मिनिस्टर होगा कौन? इसको मालूम नहीं है। अंदर अंदर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अडवाणी जी 3 टर्म से बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अभी बोलता है अभी मैं नहीं आ रहा हूं। मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गडकरी जी उधर से तैयार है, सुषमा जी उधर से तैयार है। इनमें से 5-5 प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। किसको लाएंगे इनको पूछो। बढ़िया सवाल है, 5-5 प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। देखो, ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। आप गुजरात में ही देखिए, जहां 2012 का जंग छेड़ रहा है। अभी शंकर सिंह जी बनेंगे, अर्जुन मोढवाडिया बनेगा, शक्ति सिंह जी बनेगा, किसी का पता नहीं है। इतने लड़ रहे हैं, इतने झगड़ रहे हैं। अब आपने देख लिया कि पहले चरण के जो मतदान के लिए जो उम्मीदवार की घोषणा हुई, इसमें आधे से ज्यादा ने बलवा कर लिया। अब कैसे वो पार्टी इसमें क्या परिणाम लाएगी, इस लोग गुजरात के लोग भी सोच रहे हैं, पूरे देश के लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को अब उसके राजनीति में उसका कोई अस्तित्व रहा नहीं है। कांग्रेस खत्म होने जा रही है और कांग्रेस का इस चुनाव में सफाया होने वाला है। कांग्रेस का सफाया होने वाला है। जिस पार्टी में डिक्टेटरशिप हो, जिस पार्टी में हिटलर शाही हो, जिस पार्टी में पूरे गुजरात राज्य में इनके सिवा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई नेता ना हो, वो बोल सकता है हम है, हम है। हमारे कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है और विधायक चुन के आने के बाद वो नहीं तय करेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। डिक्टेटर सही नहीं चलती है कांग्रेस में। ये बोल रहे हैं शक्ति सिंह भाई होंगे कि शंकर सिंह वाघेला होंगे कि अर्जुन मोढवाडिया होंगे। हमारे माननीय श्री सोनिया जी जो तय करेगी और विधायक जो तय करेंगे वो होगा कांग्रेस का सीएम। और जैसे गुजरात की जनता नहीं तय करेगी, सोनिया जी तय करेंगी। सोनिया जी गुजरात के विधायकों का कॉन्सेंस लेके बाद में तय करेंगे ना। और जैसे पीएम इन वेटिंग अडवाणी जी रहे, वैसे पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी रहेंगे। पीएम इन वेटिंग रह जाएंगे नरेंद्र मोदी, पीएम इन वेटिंग। पिछले 10 सालों से गुजरात में नरेंद्र मोदी का शासन रहा है, सुशासन रहा है और पूरा देश वो उसको पीएम के हिसाब से देखते हैं। इस 2012 का चुनाव वो सेमीफाइनल है, 2014 का चुनाव ये फाइनल है। इस साल
जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें गुजरात में भाजपा की बहुत स्पष्ट बहुमति मिलेगी। नरेंद्र मोदी यहाँ के सीएम बनेंगे। 2014 में वो पीएम के दावेदार है, पीएम बनेंगे। 2014 में मोदी पीएम बनेंगे, मोदी पीएम बनेंगे। अरे इस देश में हर एक को सपना देखने की छूट है और सपना देखा करे। सही बात यह है कि देश की जनता, आम जनता न तो नरेंद्र मोदी को सीएम बनाने वाली है, पीएम बनाने वाली है, और न तो कांग्रेस को पीएम बनाने वाली है, क्योंकि दोनों पार्टी से जनता उब चुकी है। महंगाई से, बेरोजगारी से, विदेशी कंपनियों इस देश में कब्जा कर रही है इससे, और इसलिए सवाल पीएम कौन बनेगा ये नहीं है, इस देश में कौन सी नीति चलेगी, कौन आम जनता के लिए नीति चलेगी, ये सवाल मुख्य है। सपना देखना है तो सपना देखा करें नरेंद्र भाई, सपना देखा करें, सपना देखा करें। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। वो 2014 में लोग तय करेंगे। नरेंद्र मोदी स्वीकार्य कहाँ है? राष्ट्रीय लेवल पे स्वीकार्य नेता नहीं है और बनने वाले नहीं है। भाजपा में भी स्वीकार्य नहीं होंगे भाजपा में नहीं हो सकते। हमने तो देख लिया, अनुभव कर लिया। हमारे किसानों के पांव काट डाले, उसकी जमीन, उसका तालाब। ये प्रजा का दुर्भाग्य हो सकता है अगर ये बने तो। ऐसा दुर्भाग्य नहीं देगा, परमात्मा नहीं दे सकता। प्रजा का दुर्भाग्य होगा। नरेंद्र मोदी पीएम बने, सीएम बने तो प्रजा का दुर्भाग्य होगा। सद्भावना मंच का ये कहना है। देखो, मैं ये सोचता हूं कि सद्भावना मंच ये कह गए कि ये दुर्भाग्य होगा, मगर गुजरात का पिछले 10 सालों से 10% से ज्यादा विकास दर रहा। पूरे राष्ट्र का विकास दर 3% से कम है। पूछ लेता हूँ, विकास दर? हाँ, हम कहना चाहते हैं विकास दर रहा, लेकिन महंगाई का खाने का तेल है वो 750 में से 300% बढ़ा है। बिजली का दर, पूंजी, हाँ जी, विकास जरूर हुआ है मोदी के राज में, लेकिन पूंजीपतियों का विकास हुआ। पूंजीपतियों, मैं अमीर लोगों का विकास हुआ है। हम वही कहते हैं कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां गरीब अमीर पूरे 6 करोड़ गुजराती का विकास हुआ है। गुजरात का एक एक आदमी विकास का भागीदार हुआ है। हमने ये स्लोगन दिया कि सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास हुआ है क्या? हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है। बिल्कुल झूठा है। आज भावनगर में कल्पश योजना का 2 साल पहले बोलना था मुहूर्त करेंगे, कुछ नहीं हुआ। सब झूठे हैं, सबको पूछे, सब झूठे हैं, सब झूठे। विकास जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है। जनता क्या बोल रही है? जनता कह रही है विकास नहीं हुआ, सब झूठा है। मैं जनता कह रही है ये अलग बात है, मगर जनता अनुभव कर रही है ये अलग बात है। क्योंकि गुजरात की जनता, आज आप शहर में जाइए, गांव में जाइए, केवल ज्योतिग्राम का एक उदाहरण मैं दूं। ज्योतिग्राम से गुजरात के तहसील में, गुजरात के छोटे छोटे गांव में 24 घंटा बिजली मिली। इनसे गृह उद्योग हुए, गृह उद्योग से लोगों की रोजगारी मिली और लोग समृद्ध हुए। ये विकास नहीं है तो क्या है? विकास नहीं है तो क्या है? विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। सारे गुजरात में बहुत विकास हुआ है। गुजरात में विकास हुआ है, विकास। खाचे में, गली में, कहीं भी जाओ, सब जगह विकास विकास है। एक भी बूथ पे जाओ, कहीं भी जाओ, विकास हुआ है। सरकार से भावनगर को अन्याय हुआ है। भावनगर में कुछ नहीं हुआ, भावनगर में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी स्कीम बंदर बनाती थी, बंदर बोला ऐसी स्कीम बनाती, अभी आग आती है, खाली आग। बंदर खान को महाराजा करके बनाए, ये बिल्डिंग भी महाराजा करके बनाए, कुछ नहीं है। विकास जरा भी हुआ नहीं है। देखो, अलग है तो अलग का व्यापारी। सुनिए आपकी बात, सुनिए आपकी बात। जनता में रोष क्यों है? विकास नहीं हुआ है। ज्यादातर कुछ लोग कह रहे हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जनता में रोष नहीं है, जनता में रोष है ऐसा दिखाने का बहुत प्रयास के बाद भी हम सब देख रहे हैं। पिछले 10 साल से राज्य के बाकी सभी विचारधारा के लोग, राज्य की विचारधारा के लोग नरेंद्र भाई के पीछे पड़े हैं। फिर भी राज्य के लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि विकास हुआ है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी का शासन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है।
नरेंद्र भाई का शासन मजबूत होता जा रहा है। केशु भाई के शासन में 700 करोड़ में 3200 गांव को पानी पिलाया है और नरेंद्र भाई ने 710 करोड़ में उसका होर्डिंग और बोर्ड लगाया है। विकास किसको कहा जाता है? नरेंद्र भाई का फोटा देख के पानी थोड़ी पेट में आता है, पानी तो पिलाया नहीं है। भावनगर में भी पानी नहीं मिलता है। जब गर्मी की सीजन आती है 3-3, 4-4 दिन में पानी मिलता है। 1 करोड़ का काम 29 करोड़ में होता है। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है भावनगर में। और विकास की बात तो ये भाजपा वाला करते हैं, क्योंकि साइकिल में से 4 व्हील वाला हो गया, सब कार्यकर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इसको विकास बोलते हैं। भाजपा का विकास, भाजपा वाले का। मिडिल क्लास का देखो और गवर्नमेंट सर्वेंट में देखो, आज भी महिलाएं 3-3 किलोमीटर से खुद भावनगर में पानी भरने जा रही है। आज इतनी सदी का कर रहा है और पानी भी नहीं दे रहे। किसानों की आत्महत्या हो रही है। किसानों की जमीन का क्या हुआ? इंडस्ट्रिया वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को जमीनें दे रहे हैं और किसान की जमीनें चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, केबीएम जारी है, केबीएम जारी है। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री? देखो, पूरा देश चाहता है कि जिस तरह गुजरात में 24 घंटे बिजली मिल रही है, जिस तरह शांति व्यवस्था है, जिस तरह इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश चाहता है कि देश ऐसा ही बने और समय आने पर देश की जनता इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी गुजरात के सीएम को। गुजरात के सीएम को प्रधानमंत्री बनाएगी। केबीएम जारी है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री जारी है। हम वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, भावनगर चलेंगे एक ब्रेक के बाद और एक बार फिर से हम देखेंगे एबीपी नीलसन ओपिनियन पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वापसी हो रही है, फिर से वापसी हो रही है नरेंद्र मोदी की। और इस वापसी का क्या मतलब है और इतनी भारी बहुमत से अगर वापसी होती है तो क्या केंद्र की राजनीति पर सीधा असर नहीं पड़ेगा इसका? जल्द लौट रहे हैं हम, फिर चलेंगे भावनगर।